इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मतलब है कि जो कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है तो उसके इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये बेसिकली इसमें 3 कंडीशन से कैलकुलेट होता है। एक तो लेट आउट केस। लेट आउट केस यानी कि जब किसी को रेंट पे दिया जाता है घर, तो उससे जो इनकम आता है उसका कैसे कैलकुलेशन होगा। सेकंड केस होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब जो ओनर है वो खुद ही घर में रह रहा है, तब उसका कैसे कैलकुलेशन होगा। और थर्ड पॉइंट होता है सेल्फ प्रोफेशन। जब ओनर अपने ही घर में कोई प्रोफेशन कर रहा है तो उस केस में कैसे कैलकुलेशन होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं लेट आउट केस का। लेट आउट केस जब भी रहेगा कि रेंट पे दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम दो अलग अलग तरीके से फॉर्मूले लगते हैं। एक तब जब हाउस कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, और एक तब जब हाउस नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। क्वेश्चन में या तो मेंशन होगा कि द हाउस इज कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर कंट्रोल एक्ट, और या फिर आप इससे भी पहचान सकते हो, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो आप समझ जाना कि ये कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट की बात हो रही है। बेसिकली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सेकंड स्टेप में आप एनुअल वैल्यू आ जाता है, और थर्ड स्टेप में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होता है। तो पहला हम कंडीशन देखने जा रहे हैं, हाउस कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। मतलब कि जब स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया होगा और बोला होगा कि ये कवर्ड है अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़, उस कंडीशन में सबसे पहले आप लोगे म्युनिसिपल वैल्यू, जो भी दिया होगा क्वेश्चन में वो सीधे आउटर कॉलम में। फिर एक्चुअल रेंट जो भी ओनर ले रहा होगा अपने टेनेंट से वो आउटर कॉलम में। फिर फेयर रेंट वो भी जो होगा वो आउटर कॉलम में। ये तीनों, ये म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, ये फेयर रेंट, ये सब क्या होता है ये इस वीडियो में मैं आखिरी में कवर करूँगा। अभी पहले हम सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। तो फिर ये तीनों जब हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे, तो फिर उसके बाद इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो आप यहाँ पे ग्रेटर करके यहाँ लिख लोगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट जो दिया हुआ है, जो आपने यहाँ लिखा था, वही आप दोबारा से एक्चुअल रेंट यहाँ लिख के उसका अमाउंट यहाँ लिख दोगे। फिर स्टैंडर्ड रेंट, उसका अमाउंट यहाँ पे। फिर इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद विच एवर इज लोअर इन 1 एंड 2, ये 1 और 2 सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए मैंने लिखा है कि इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। रेंट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका बस यही इतना सिंपल सा है कि म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, इन तीनों में से जो बड़ा होगा आप यहाँ लिख देना। फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो आप यहाँ लिख दोगे। फिर उसके बाद ये जो आप ग्रेटर वाले लिखे हो, इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी और आप यहाँ लिख दोगे। तो फर्स्ट स्टेप का कैलकुलेशन खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप है एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना। तो आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से 3 चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे। फर्स्ट, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। अब म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो सिर्फ जब ओनर पे करेगा, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि ओनर ने पे किया है, तो फिर आप यहाँ पे लोगे इसको। अगर टेनेंट पे कर रहा है तो नहीं लोगे। वैकेंसी तो यहाँ पे माइनस करोगे। वैकेंसी से कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि अगर जो घर है वो 9 महीने के लिए रेंट पे था, और जो बचे 3 मंथ्स हैं साल में, उसमें वो जो ओनर थे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिए, सॉरी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, वो वैकेंट हो गया था। जब वैकेंट हो जाएगा तो जो भी रेंट दिया होगा, आप जब एक्चुअल रेंट निकालोगे तो वो 9 महीने का निकाल लोगे, और जो 3 महीने का रेंट आएगा वो आप वैकेंसी में डाल दोगे कि 3 महीने वैकेंट, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट में अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब जो रेंट इनको मिलना चाहिए था ओनर को मगर अभी नहीं मिला है। फिर इन तीनों को ऐड करके आप आउटर कॉलम में लिख दोगे और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा एनुअल वैल्यू आ जाएगा। तो ये था फॉर्मूला रेंट हाउस कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट का। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एनुअल वैल्यू तक जाने का फॉर्मूला सेम होगा, चाहे वो कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट हो या ना हो। बस ये जो ऊपर वाला ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा कवर्ड और नॉन कवर्ड के केस में। बी कंडीशन देख लेते हैं।
हाउस नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, मतलब इसमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होगा और कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि रेंट कंट्रोल एक्ट में ये कवर है। तो इसमें सिंपली आप म्युनिसिपल वैल्यू जो भी दी होगी वो आप आउटर कॉलम में लिखोगे, फिर एक्चुअल रेंट जो भी दी होगी उसको आउटर कॉलम में लिखोगे, और फेयर रेंट जो भी दिया होगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। फेयर रेंट या फिर एक्सपेक्टेड रेंट, वो पीछे भी जो फेयर रेंट था उसको एक्सपेक्टेड रेंट भी दिया हो सकता है वो भी। तो इन तीनों में से जो भी ग्रेटर हो जाएगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। जैसा कि हम कवर्ड में इतना लंबा फॉर्मूला गए थे कि पहले ये जो ग्रेटर आ गया फिर उसके आगे भी, तो बस हमको जब नॉट कवर्ड है तो यहीं तक रुक जाना है। तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, जो ग्रेटर हो गया वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया सीधे आउटर कॉलम में। फिर उसके बाद आप लेस कर दोगे, मैंने कहा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एनुअल वैल्यू तक जाने का जो रास्ता वो एकदम सेम रहेगा। फर्स्ट पॉइंट आप लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, फिर सेकंड पॉइंट वैकेंसी जो भी रहेगी जितने भी मंथ की रहेगी वो आप यहाँ लिख दोगे, फिर अनरियलाइज्ड रेंट वो आप यहाँ पे लिख दोगे, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, या आपका आ जाएगा एनुअल वैल्यू। ये तो हो गया लेट आउट वाला केस, एनुअल वैल्यू तक का। अब एनुअल वैल्यू के बाद कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, अभी हम लेट आउट वाला ही केस पढ़ रहे हैं। प्रोसेस टू कैलकुलेट एनुअल वैल्यू विल बी सेम, कहने का मतलब कि आप नॉट कवर्ड वाला कैलकुलेट करो लेट आउट में, या कवर्ड वाला एनुअल वैल्यू तक पहले आप कैलकुलेट कर लो जिस भी फॉर्मूले से कर रहे हो, उसके बाद एनुअल वैल्यू जो आ गया आप यहाँ आउटर कॉलम में लिख दोगे। फिर एनुअल वैल्यू में से आप लेस करोगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। तो तीन चीज़ का इसमें डिडक्शन होगा। फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, वो आप यहाँ लिख दो, यानी कि ये जो एनुअल वैल्यू है इसका 30% इनर कॉलम में लिख दोगे। फिर इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर से मतलब है कि जो भी लोन रहेगा घर को बनाने के लिए या खरीदने के लिए उस पर जो भी इंटरेस्ट है प्रीवियस ईयर में वो आप लिख दोगे। हालांकि लोन जो है सिर्फ जो घर से रिलेटेड रहेगा और किसी चीज़ से लोन यहाँ पे नहीं आएगा। इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 लाख रुपए का लोन है और ये पूरा लोन इन्होंने घर में ही यूटिलाइज किया है और 12% की रेट से है इंटरेस्ट, तो 1 लाख का 12% 12,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर हो जाएगा। और एक दूसरा कंडीशन ये देख लेते हैं कि जब बोला है 1 लाख का लोन है उसमें से 80,000 हाउस के लिए लिया है इन्होंने सिर्फ, तो बाकी जो 20,000 है वो किसी और चीज़ के लिए लिया होगा, हमको उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ जो हाउस के लिए लिया गया है हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 80,000 का 12% यानी कि 9,600 रुपीज़ इस केस में इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर के बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये बेसिकली इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है। उसके बाद जो भी टोटल इंटरेस्ट आता है उसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे और यहाँ लिख दोगे, फिर इन तीनों को ऐड करके आप आउटर कॉलम में लिखोगे और ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड से क्या मतलब है वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो देख लो पहले। डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन जो रहेगी, मतलब कि जिस दिन उन्होंने घर के कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लोन लिया है उस दिन से लेकर 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, यानी कि जिस दिन से उन्होंने लोन लिया है उस दिन से लेकर जिस दिन उनका घर कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च आता है उस डेट तक आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ये भी एक एग्जांपल से करा देता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे कि ए पार्ट का देख लेते हैं। यहाँ पे बस हम इंटरेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड में कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। जैसे डेट ऑफ बोरिंग दिया है 1 अप्रैल 2014 और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है 31 दिसंबर 2016। तो लोन का जो इंटरेस्ट होगा कंस्ट्रक्शन पे वो इस डेट से लेकर ये 31 दिसंबर 2016 से जस्ट पहले जो 31 मार्च आया है यानी कि 31 मार्च 2016 तक कैलकुलेशन होगा। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे ए कंडीशन में यहाँ दिया हुआ था डेट ऑफ बोरोइंग जो दी गई है वो दी गई है 1 अप्रैल 2014 और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस यानी कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया गया है 31 दिसंबर 2016। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 लाख रुपीस का लोन लिया गया है 12% पर एनम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इंटरेस्ट
ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, इस डेट से 1 अप्रैल 2014 से लेकर, अब ये वाला जो अकाउंटिंग ईयर है कब ख़त्म होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2015 को। भाई अगले साल मार्च में ख़त्म होता है, तो ये 2014 था, तो ये 31 मार्च 2015 हो गया। फिर उसके बाद ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2015 से, जस्ट इसके बाद से। फिर उसके बाद ये जाएगा 31 मार्च 2016। फिर उसके बाद अभी ये और आगे हमको जाना है, फिर 1 अप्रैल 2016 से लेकर ये हमको जाना था 31 मार्च 2017 तक, लेकिन ये उससे पहले ही ख़त्म हो गया है। 31 दिसंबर 2016 को ही, उसी अकाउंटिंग ईयर के बीच में, मतलब 16-17 के बीच में ही कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया है। और हमने पढ़ा है कि जब कंस्ट्रक्शन पीरियड जब ख़त्म होगा तो उससे जस्ट प्रीसीडिंग जो 31 मार्च होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ईयर हम नहीं कंसिडर करेंगे, इससे पहले वाला प्रीसीडिंग ईयर यहाँ तक, तो बस हम यहीं तक लेंगे। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, सबसे पहले इस यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 महीने होंगे, तो 2 लाख रुपए का लोन है 12% के लिए, क्वेश्चन में गिवन था 12%, और इसमें 12 मंथ्स होंगे, तो ये इंटू 12/12, ये 12 महीने के लिए, ये कैंसिल हो गया। ये आपका आ जाएगा 24,000 रुपीज़, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 24,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड कंडीशन में भी 2 लाख रुपीज़ का लोन रहेगा 12% के लिए, और ये भी पूरे के पूरे 12 मंथ्स हो रहे हैं, तो 12/12 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 24,000 हो जाएगा, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है। और थर्ड ईयर का तो हम ये कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे क्योंकि बस हमारा यहीं तक था। फिर उसके बाद जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, टोटल इंटरेस्ट जो आया है उसको आप 5 से डिवाइड करोगे, तो टोटल इंटरेस्ट को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तब आपकी इंटरेस्ट आएगी जो आप यहाँ लिखोगे। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड करने से आ गया 24,000 प्लस 24,000, ये 48,000 हो गया। अब टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 48,000 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा आपका 48,000 डिवाइड बाई 5, 9600। ये टोटल इंटरेस्ट को हम 5 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये जाता है, तो 9600 रुपीज़ ये इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले एनुअल वैल्यू के बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आप लेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर जो हाउस पे लोन होगा बस उतना, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो अभी मैंने बताया कैसे कैलकुलेट होगा और कब तक कैलकुलेट होगा, डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन से लेकर 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस तक। फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट आ जाएगा वहाँ से उसको आप 5 से डिवाइड करके आप यहाँ पे लिख दोगे, इन तीनों को ऐड करके आप आउटर कॉलम में लिखोगे, एनुअल वैल्यू से आप लेस करोगे। अगर पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो आप लिखोगे ये हो जाता है एक तरह से गेन, हमारे लिए गेन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अगर नेगेटिव में आएगा तो वो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये था लेट आउट का केस। इंटरेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए एक और फॉर्मूला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बी वाला देख लेते हैं, तो इसमें डेट ऑफ बोरोइंग है 1 अक्टूबर 2015 से लेकर 31 मार्च 2017। ये बुक है HC मेहरोत्रा, पेज नंबर 179। तो 1 अक्टूबर 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 को डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो इससे पहले जो ईयर होगा 31 मार्च 2017 से जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग, तो 31 मार्च 2016 देख लेते हैं कैसे होगा। तो बी कंडीशन में दे रखा है डेट ऑफ बोरोइंग जो है वो दे रखी है 1 अक्टूबर 2015
और डेट ऑफ कंप्लीशन जो है या कंस्ट्रक्शन डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो दे रखा है 31 मार्च 2017। तो हमेशा हम डेट ऑफ जो बोरोइंग ऑफ लोन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 अक्टूबर 2015 और ये कहाँ पे जाके रुकेगा, ये 15 है तो 15 16 यानी कि 31 मार्च 2016। भाई 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक एक अकाउंटिंग ईयर होता है, तो ये अक्टूबर से स्टार्ट हुआ तो भी ये 31 मार्च को अगले साल रुक जाएगा। फिर उसके बाद ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 से लेकर अगले साल 31 मार्च 2017 तक। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहीं पे 31 मार्च 2017 को ही हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम उस ईयर को नहीं लेते हैं। हम उस 31 मार्च जो भी डेट है कंप्लीशन की उससे जस्ट प्रीसीडिंग वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है 31 मार्च 2017 पे, तो इससे पहले वाला कौन सा है, तो 31 मार्च 2016। बस हम यहीं तक का इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन लेंगे, तो ये हम नहीं लेंगे। तो ये कितना महीना है, पहले तो आप इसमें भी 2 लाख रुपए का लोन था, तो 2 लाख रुपीज इंटू 12% और कितने महीने के लिए है, तो अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए, तो इंटू 6/12। तो ये 2 लाख हो गया, ये परसेंट हो गया, इंटू ये 6/12, ये मंथ्स डिनोट कर रहा है। फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 12 कैंसिल, 2 6 12,000 रुपीज़। तो ये 12,000 रुपीज़ आ गया। इसका कैलकुलेशन करना नहीं था, तो बस उसके बाद फिर टोटल इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये 12,000 रुपीज़ को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 12,000 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 2,400 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। तो हमने फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट कर लिया, लेट आउट यानी कि जब रेंट पे दिया जाता है। लेट आउट में 2 कंडीशन था, एक कवर्ड नॉट कवर्ड, हमने दोनों पढ़ लिया, और डिडक्शन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड कंडीशन, जब ओनर अपने घर में खुद रहता है। जब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला आपको कंडीशन कहीं भी क्वेश्चन में दिखे तो एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू सब कुछ नील रहता है। तो आप सीधे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनुअल वैल्यू यहाँ पे आउटर कॉलम में नील लिख देना। उसके बाद आप लेस करोगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। तो ये जैसे हम लेट आउट के केस में जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 थे वही करेंगे। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो भाई एनुअल वैल्यू खुद ही नील था तो उसका 30% या कितना भी निकालो वो भी नील ही रहेगा। सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, वो आप यहाँ लिख दोगे। फिर थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड टोटल इंटरेस्ट अपॉन 5 करके निकाल लेंगे और ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, फिर इससे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख देंगे। तो इनकम या लॉस जो भी आ जाएगा वो हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में निकालने का फॉर्मूला सेम है। इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर जो है इसको, इसमें ये भी सेम है जैसे पिछली बार आपको बताया था कैलकुलेट करने के लिए, लेट आउट के केस में वैसे ही कैलकुलेट होगा, बस इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कुछ लिमिट आ जाती है। वो लिमिट क्या है देख लेते हैं। लिमिट ऑफ प्रीवियस ईयर लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड आप बिल्कुल जैसे ही लेट आउट में करते थे आप वैसे कर दोगे, प्रीवियस ईयर भी वैसे ही करोगे जैसे लेट आउट में करते थे, बस कुछ लिमिट है वो आप ध्यान रखना। सबसे पहले 30,000 एक लिमिट होता है और एक 2 लाख रुपीज़। तो पहले 30,000 वाला लिमिट देख लेते हैं। 30,000 वाला जो लिमिट है वो ये कहता है, वो किस किस चीज़ पे लगता है। पहला कंडीशन, इफ़ लोन इज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999 फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया है घर को बनाने के लिए या फिर खरीदने के लिए, तो फिर उस पे जो लिमिट है यानी कि प्रीवियस ईयर लोन का जो लिमिट रहेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, यहाँ पे आप जैसे कितना भी लोन आ जाए, फॉर एग्जांपल 70,000 लोन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, तो भी आप यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर में।
तो ये तो एक कंडीशन हो गई कि जब परचेज या कंस्ट्रक्शन 1999 से पहले किए हो। दूसरा कंडीशन जब लिमिट 30,000 रहेगा वो ये है कि जब आप 1999 में या फिर 1999 के बाद में आप लेते हो लोन, लेकिन वो लोन जो आपने लिया है वो इन तीन चीज़ के लिए लिया है: रिकंस्ट्रक्शन यानी फिर से बनाने के लिए, रिपेयर यानी कि मरम्मत कराने के लिए, रीन्यूअल कुछ भी नया कराने के लिए ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर इन तीन पर्पस के लिए लिया गया है घर को आफ्टर 1999 या 1999 में, तो भी लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 30,000 रुपीज़ रहेगा। ध्यान रखना ये लेट आउट के केस में लिमिट नहीं है, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। इफ लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 बट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस property is not completed within 5 years from end of previous year in which loan was borrowed। तीसरा कंडीशन ये है कि जब लोन तो आप या 1 अप्रैल 1999 में लेते हो या उससे बाद में लेते हो घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मगर जिस दिन आपने लोन बोरो किया था उससे 5 साल के अंदर अगर घर नहीं कंप्लीट हो पाया है तो भी 30,000 ही प्रीवियस ईयर पे लिमिट लगेगा। 30,000 पहला लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड में जब 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया हो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरा है जब आप क्या कहते हैं 1999 में या 1999 के बाद में लेते हो रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए या रिन्यूअल के लिए, तो भी लिमिट प्रीवियस ईयर की केवल 30,000 रुपीज़ रहेगी। जब आप 1999 के बाद में या 1999 में लेते हो हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन वो घर जो है 5 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया, तो भी 30,000 जो है वो आपका लिमिट रहेगा। एक कंडीशन में लिमिट 2 लाख रहती है, वो कंडीशन क्या है देख लेते हैं। इफ लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 एंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स। भाई अगर लोन लिया है आपने 1 अप्रैल 1999 में या 1999 के बाद में घर को बनवाने के लिए या घर को खरीदने के लिए, और वो घर जो है कंस्ट्रक्शन उसका 5 साल में कंप्लीट हो गया है, तो लिमिट जो है उसका प्रीवियस ईयर का वो 2 लाख रुपीज़ आपको डिडक्शन मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। ये था सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमने देख लिया कि एनुअल वैल्यू निल और बाकी डिडक्शन भी सारे सेम रहते हैं, बस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर पे कुछ लिमिट है। अब लास्ट कंडीशन सेल्फ प्रोफेशन। जब कहीं भी क्वेश्चन में आपको सेल्फ प्रोफेशन दिखे, दिस इनकम इज नॉट कंसिडर्ड अंडर दिस हेड, तो सेल्फ प्रोफेशन अगर वो ओनर अपने सेल्फ प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो हमको वहाँ पे ना ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू या कोई भी डिडक्शन कुछ करना ही नहीं है, उसको हमें कंसिडर ही नहीं करना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। हमने तीनों कंडीशन पढ़ लिया, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड और तीसरा सेल्फ प्रोफेशन। अब जितने भी हमने फॉर्मूले में टर्म पढ़े हैं वो टर्म क्या है वो देख लेते हैं। पहला एनुअल वैल्यू, जिसको हम AV से भी डिनोट करते हैं, सम फॉर विच प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। वो सम जो एक प्रॉपर्टी का हम अनुमान लगा सकते हैं कि हर साल उतना रेंट एनुअली आ जाएगा उस मकान को रेंट पे देने से। स्टैंडर्ड रेंट, maximum rent which a owner can legally recover from his tenant under rent control act। this rent यानी कि standard rent is applicable only in case of properties covered under rent control act। स्टैंडर्ड रेंट से मतलब है वो मैक्सिमम रेंट जो एक ओनर अपने टेनेंट से, टेनेंट मतलब किराएदार, ओनर जो अपने टेनेंट से लीगली रिकवर कर सकता है अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज पे लागू होते हैं जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर कवर हों। एक्चुअल रेंट, रेंट फॉर विच प्रॉपर्टी इज लेट आउट, ये वो एक्चुअल रेंट है जो टेनेंट एक ओनर को पे करता होगा। फेयर रेंट, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी। मतलब कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी है उसके जैसा कहीं भी और सेम प्रॉपर्टी जो है या उसी के आसपास लोकेलिटी में क्या रेट चल रहा है उसको कहते हैं फेयर रेंट। लास्ट है म्युनिसिपल वैल्यू, वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी।
जो वैल्यू एक प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल अथॉरिटी डिसाइड करता है उसे कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू।